आप उस व्यक्ति को जानते हैं जो एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया की खोज की। आप उस व्यक्ति को जानते हैं जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की पहचान की। आप उस व्यक्ति को जानते हैं जो वाइब्रियो क्लोराई की खोज की। जी हाँ दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच एक महान वैज्ञानिक थे जो हमें बड़े बड़े डिजीज से बचने की उपाय बताए हैं। रॉबर्ट कोच एक प्रसिद्ध जर्मन डॉक्टर और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्हें बैक्टीरियोलॉजी के संस्थापकों में से एक माना जाता है। एंथ्रेक्स, टीबी और हैजा जैसे बीमारियों के कारण बनने वाले बैक्टीरिया की खोज की। दोस्तों, इनके बारे पूरी डिटेल्स में आगे बताऊंगा। रॉबर्ट कोच का जन्म 11 दिसंबर 1843 को जर्मनी में हुआ था। उनके पिता भी एक खनन इंजीनियर थे और रॉबर्ट कोच 13 भाई बहनों में से तीसरे नंबर पर आते थे। वे बचपन से ही इंटेलिजेंट थे। उन्होंने स्कूल जाने से पहले ही खुद से पढ़ना लिखना सीख लिया था। फिर 1848 में उन्होंने एक लोकल स्कूल में एडमिशन लेते हैं और फिर 1862 में वे माध्यमिक शिक्षा कंप्लीट करते हैं, जहां वे साइंस और मैथ्स में काफ़ी अच्छे होते हैं। फिर 1862 में 19 वर्ष की आयु में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिजेन में एडमिशन लेते हैं और अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और फिर उन्होंने वहाँ से मैथ्स, फिजिक्स और बॉटनी सब्जेक्ट्स में ध्यान केंद्रित करते हैं और बाद में वे दवाई की ओर मुड़ते हैं दोस्तों। फिर 1866 में कोच एमडी की डिग्री हासिल करते हैं, जिनमें उनको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलता है। उनकी पढ़ाई के दौरान वे प्रोफेसर जैकब हेनले से प्रभावित होते हैं। जैकब इन्फेक्शियस डिजीज़ के प्रतिजीवी कारणों के विचार रखते थे। अगर दोस्तों बात की जाए कोच की कैरियर के बारे में, तो ग्रेजुएट होने के बाद कोच ने 1866 में हैम्बर्ग के जनरल अस्पताल में सहायक के रूप में काम करते हैं। फिर लेंगनहागेन के एक अस्पताल में जूनियर डॉक्टर बनते हैं और 1868 में कोच निमेगक चले जाते हैं और 1869 में रॉकवीड में वे अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। फिर 1870 में फ्रैंको रशियन वार के दौरान उन्होंने स्वयंसेवी सर्जन के रूप में सेवा की और फिर 1872 में वे वोल्स स्टील में जिला डॉक्टर बनते हैं, जहां उनकी पत्नी ने उन्हें एक माइक्रोस्कोप गिफ्ट में देते हैं, जिससे उन्होंने अपनी निजी प्रयोगशाला स्थापित की और सूक्ष्मजीवों पर रिसर्च करना स्टार्ट किए। फिर ईयर 1880 में कोच बर्लिन के इंपीरियल हेल्थ ऑफिस सरकारी सलाहकार बने, जहां उन्होंने बैक्टीरियोलॉजिकल विधियों को रिफाइंड किया। फिर 1885 में कोच बर्लिन यूनिवर्सिटी में हाइजीन के प्रोफेसर और हाइजीनिक संस्थान के निदेशक बने और ईयर 1891 में कोच इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए रॉयल पर्शियन संस्थान के निदेशक बने। दोस्तों, अगर उनके प्रमुख खोजों के बारे में बात किया जाए तो उन्होंने 1876 में एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया की खोज की और साबित करते हैं कि ये बीमारी के कारण है। अब आप सोचते होंगे कि ये एंथ्रेक्स क्या है, तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। दोस्तों, ये रोग आमतौर पर जानवरों में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी ये इंसानों को भी संक्रमित कर सकती है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बैक्टीरिया के स्पोर्स की खोज की जो वर्षों तक जीवित रह सकते हैं और उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ को मजबूत किया। फिर ईयर 1882 में उन्होंने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की पहचान की जो टीबी के कारण बनता है। दोस्तों, उनकी इस खोज की घोषणा 24 मार्च 1882 को हुआ था, जिसे अब विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर ईयर 1883 में मिस्र और भारत में हैजा महामारी की जांच के दौरान उन्होंने वाइब्रियो क्लोराई की खोज की और साबित किए कि इस बीमारी के कारण सिर्फ गंदा पानी है। कोच ने और भी बीमारियों पर रिसर्च किया, जैसे कि रिंडर पेस्ट, मलेरिया और ट्राइपेनोसोमियासिस। उन्होंने ट्यूबरकुलिन भी डेवलप किए, हालांकि इस इलाज के लिए दवाई बनाए गए थे। अब दोस्तों कुछ पोस्टुलेट की तरफ देखते हैं। तो पहले नंबर पे आता है कि जीवाणु हर रोगी में मौजूद होना चाहिए। और फिर कोच की सेकेंड पोस्टुलेट है जीवाणु को अलग करके उन्हें शुद्ध कल्चर में उगाया जा सके। और तीसरे नंबर पे ये है कि शुद्ध कल्चर से स्वस्थ व्यक्ति में रोग उत्पन्न हो।
और फिर कोच की आखिरी पोस्टुलेट है दोस्तों, नए संक्रमित व्यक्ति से वही जीवाणु अलग किया जा सके। अगर उनका रिस्पेक्ट की बात किया जाए दोस्तों, तो उन्हें कई चीज़ों में रिस्पेक्ट मिलता है, जैसे 1890 में रशियन ऑर्डर ऑफ द रेड ईगल, और फिर 1997 में रॉयल सोसाइटी का विदेशी सदस्यता बनते हैं, और फिर 1905 में उन्हें टीबी में काम करने के लिए फिजियोलॉजी का मेडिसिन के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित करते हैं। फिर 1906 में उन्हें ऑर्डर फॉर लेमराइट मिलता है। कोच ने अफ्रीका और एशिया में कई अभियानों पर लीड किया, जैसे 1906 में ट्राइपेनोसोमियासिस पर रिसर्च। और दोस्तों रॉबर्ट कोच 2 शादियाँ करते हैं दोस्तों। उनकी पहली शादी 1866 में एमी फ्राज के साथ होती है, जिसके बाद उनके एक बेटी होती है, और फिर दूसरी शादी 1893 में हेडविग फ्रीबर्ग के साथ होती है, और फिर लास्ट में 27 में 1910 को जर्मनी के बेडेन में दिल का दौरा पड़ने पर उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों इसके बाद मैं एक और टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ, उम्मीद है जिससे आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं पॉल बर्ग एक महान साइंटिस्ट के बारे बात करना चाहता हूं दोस्तों। पॉल बर्ग एक महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिकम्बिनेंट डीएनए की टेक्नोलॉजी की खोज की। दोस्तों पॉल बर्ग के बारे में हम आगे सब कुछ जानेंगे। पॉल बर्ग का जन्म 30 जून 1926 को ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हुआ था। वे एक अमेरिकी बायोकेमिस्ट और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिन्होंने 1980 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जीता दोस्तों। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी रिकम्बिनेंट डीएनए की खोज, जिसमें उन्होंने 2 अलग अलग जीवों के डीएनए को जोड़ा। यह पहली एक्सपेरिमेंट उनका 1971 से लेकर 1972 तक चला। इससे जेनेटिक इंजीनियरिंग संभव हुई, जो आज इंसुलिन जैसी दवाई बनाने से लेकर फसलों को बेहतर बनाने तक इस्तेमाल होती है। वे जेनेटिक इंजीनियरिंग के गॉडफादर कहे जाते हैं। बर्ग ने विज्ञान में नैतिकता पर भी जोर दिया और 1975 के एसिलोमार कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां रिसर्च के जोखिमों पर गाइडलाइंस बने। फिर 15 फरवरी 2023 को 96 एज में स्टैनफोर्ड में अपने घर पर निधन हो गए। दोस्तों उनकी मौत को स्पष्ट नहीं बताई गई है, लेकिन उम्र के कारण प्राकृतिक मानी जाती है। उनकी विरासत बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, जो आज अरबों डॉलर की है। पॉल बर्ग का जन्म रूसी यहूदी अप्रवासियों के घर हुआ। उनकी मां सारा ब्रोडसी एक हाउसवाइफ थी और उनके पिता हैरी बर्ग कपड़ों के निर्माता थे। बर्ग को विज्ञान के प्रति उनका लगाव स्कूल में शुरू हुआ। अब्राहम लिंकन हाई स्कूल से 1943 में उन्होंने ग्रेजुएट हुए। उनकी टीचर सोफी वोल्फ ने उन्हें साइंस क्लब में प्रोत्साहित किया, जहां वे छोटे छोटे रिसर्च प्रोजेक्ट करते थे। कुछ किताबें हैं दोस्तों, जैसे एरोज स्मिथ और माइक्रोब हंटर्स ने उन्हें वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा दी। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने यूएस नेवी में सेवा की, जहां सबमरीन चेजर पर काम किया। वार के बाद उन्होंने पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई की। यह दौर उनके लिए आदत बनने वाला था, क्योंकि उनको प्रयोगों से समस्या सॉल्व करने का मज़ा आता था। और फिर 1943 में हाई स्कूल के बाद बर्ग ने न्यूयॉर्क सिटी कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग शुरू की, लेकिन उनको युद्ध ने रुकावट बना डाली। बाद में नेवी ट्रेनिंग के इंतज़ार में पेनिसिल्वानिया स्टेट यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई की और 1948 में बीएस की डिग्री ली। फिर केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी से 1952 में बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी की, जहां उनका थीसिस C1 मेटाबॉलिज्म पर था। उन्होंने फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड और मेथनॉल को मिथियोनिन में बदलने का एक्सपेरिमेंट किया। पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप में कोपेनहागन के इंस्टीट्यूट ऑफ साइटोफिजियोलॉजी में हार्मन कलकर के साथ एंजाइम्स पढ़े और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में आर्थर कॉर्नबर्ग के साथ पढ़ाई की।
यहाँ उन्होंने रेडियो आइसोटोप ट्रेसर्स से मेटाबॉलिज्म स्टडी की, जो सेल्स में फूड को एनर्जी में बदलने की प्रक्रिया समझाती है। उन्होंने फोलिक एसिड और विटामिन B12 की भूमिका खोजी। फिर 1955 से लेकर 1959 तक वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर बने रहे और फिर 1959 में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, जहां आर्थर कॉर्नबर्ग के साथ बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट बनाया और फिर 1969 से लेकर 74 तक डिपार्टमेंट चेयरमैन बने रहे। फिर 1985 से लेकर 2000 तक बैकमैन सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक मेडिसिन के डायरेक्टर बने और बर्ग 2000 में रिटायर हुए, लेकिन उन्होंने अपनी रिसर्च की काम को जारी रखा। उनका फोकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मेमेलियन सेल्स पर शिफ्ट हुआ। सॉल्ट इंस्टीट्यूट में रेनाटो डुलबेको के साथ उन्होंने SV40 वायरस पर काम करना शुरू किया। बर्ग की सबसे बड़ी खोज रिकम्बिनेंट DNA थी। फिर 1972 में उन्होंने SV40 वायरस में ई कोलाई बैक्टीरिया के DNA डाला। दोस्तों, अगर आप ई कोलाई के बारे पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप 12 क्लास के बायोलॉजी बुक को पढ़िए। उस बुक में ई कोलाई के बारे अच्छी तरीके से बताए गए हैं। दोस्तों, अब अपने टॉपिक पर आते हैं। उन्होंने पहला rDNA मॉलिक्यूल बनाया। यह जीन स्प्लिसिंग टेक्निक थी, जहां DNA को काटकर जोड़ा जाता है। इससे उनका मेमेलियन जीन स्ट्रक्चर स्टडी संभव हुई। पहले उन्होंने मेटाबॉलिज्म में फोलिक एसिड और B12 की भूमिका खोजी। उनकी खोज ने इंसुलिन प्रोडक्शन, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और mRNA वैक्सीन की डिस्कवर्ड किए गए हैं, लेकिन उन्होंने जोखिम देखा। 1974 में मोराटोरियम का इन्वोकेशन किया और दोस्तों, बर्ग को बहुत सी चीज़ों में नोबेल प्राइज़ मिलता है, जैसे 1980 में उनको केमिस्ट्री नोबेल प्राइज़, न्यूक्लिक एसिड की बायोकेमिस्ट्री में और ख़ासकर रिकम्बिनेंट DNA के लिए। उन्होंने वाल्टर गिलबर्ट और फ्रेडरिक सेंगर के साथ शेयर किया और फिर उनको और भी चीज़ों में अवार्ड मिलता है, जैसे 1983 में नेशनल मेडल ऑफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी हेरिटेज अवार्ड, कार्ल सागन प्राइज और वे नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के मेंबर थे। फिर 1975 में एसिलोमार कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां 100 वैज्ञानिक ने rDNA रिसर्च के जोखिम पर गाइडलाइंस बनाए। यह पहली बार था जब वैज्ञानिकों ने खुद रेगुलेशन बनाए थे। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का एग्जाम्पल, बर्ग ने स्टेम सेल रिसर्च के लिए कैलिफोर्निया प्रोपोजिशन 71 का समर्थन किया। फिर 1947 में मिल्ड्रेड लेवी से शादी की और फिर उनका एक बेटा होता है जिसका नाम जॉन रखते हैं दोस्तों। फिर मिल्ड्रेड का डेथ 2021 में होता है। बर्ग आर्ट कलेक्टर थे, वे लिटरेचर पढ़ते थे और फिर उन्होंने जॉर्ज बीडल की बायोग्राफी लिखी और दोस्तों, वे टीचिंग में माहिर थे। स्टैनफोर्ड में बर्ग स्कॉलर प्रोग्राम शुरू किए और फिर लास्ट में 15 फरवरी 2023 को बर्ग का मौत हो जाता है दोस्तों। धन्यवाद।